कुछ समय बाद वहाँ पे कई सारे फायर ब्रिगेड आते हैं और वहाँ मिस्टर किम और ग्रैंडमा भी आते हैं। ग्रैंडमा ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। कुछ फायर ब्रिगेड वाले अंदर जाते हैं और रिची अपने मॉम को उठाते हुए कहता है मॉम उठ जाइए, और काफी ज्यादा रो रहा होता है। और एक फायर ब्रिगेड वाला कहता है यहाँ पे एक वुमन है जो पॉसिबिलिटी मर चुकी है और बच्चा जिंदा है। और दूसरा कहता है ये सारे एंड क्या है। तीसरा वाला कहता है वहाँ भी कुछ है। और एक चिल्लाते हुए कहता है सर्वाइवर। इससे ग्रैंडमा का भी ध्यान उसके तरफ जाता है और एक कहता है बच्चा नहीं, 2 बच्चे। फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं 2 बच्चे जिंदा बचे हैं। हम देखते हैं मीचन भी अभी जिंदा होता है। फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं रेस्क्यू टीम वापिस आ रहे हैं। हम ब्लू एंड के कुछ निशान को देखते हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पे रेची होता है। ग्रैंडमा कहते हैं क्या रेची ठीक है। डॉक्टर जियोंग कहता है हाँ वो पूरी तरह से सेफ है। और एंड कैसल प्रोजेक्ट बुक में स्पेसिमेन 2 उनके नाम पे किजामा लगा रहा होता है। और ग्रैंडमा से कहता है मिसेस जिन, और कहता है ये यादें मेजिन की थी, उसने उसे प्रोटेक्ट किया। ग्रैंडमा रोते हुए कहती है ओ मेजिन। और ग्रैंडमा डॉक्टर से कहती है मैं तीनों को फ्यूनरल को संभाल लूंगी। डॉक्टर कहता है यस मैडम, जैसे मेजिन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट खत्म हो जाएगा मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। ग्रैंडमा कहती है लेकिन मीचन कहाँ है। डॉक्टर जियोंग कहता है वो वर्तमान में सियोल के बाहरी इलाका के पास एक भूमिगत सुविधा में कैद है। ग्रैंडमा कहती कैद है लेकिन वो सिर्फ अभी 5 साल का है। डॉक्टर जियोंग कहता है मिसेस जिन ये सच है कि मीचन खतरनाक है। ग्रैंडमा कहती है ये सब डॉक्टर गा की वजह से है, नहीं मैं किससे मजाक कर रही हूँ, ये सब मेरी गलती है। और ग्रैंडमा अपने आप को कोसते हुए कहती है अब मैं खुद को एन कैसल प्रोजेक्ट में शामिल नहीं रखूंगी। मैं ये सुझाव देती हूँ कि तुम मिस वाइल्ड प्रोजेक्ट से दूर रहो। और ग्रैंडमा डॉक्टर झांग से कहती है आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास जॉब नहीं है, मेरे पास सच में कुछ प्लान्स है, अगर तुम शामिल होना चाहते हो तो। डॉक्टर झांग कहता है ये ठीक है मैम। और एन कैसल प्रोजेक्ट बुक पे हाथ रखते हुए कहता है डॉक्टर गा के असिस्टेंट के रूप में इस इंसिडेंट में मेरा भी कुछ रोल है, मैं अंडरग्राउंड फैसिलिटी में मीचन का देखभाल करूंगा। नेक्स्ट सीन में 3 ताबूत को देखते हैं जिसमें से एक के ऊपर मीजिन की फोटो लगा होता है। रेची पूछता ग्रैंडमा क्या अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ग्रैंडमा रोते हुए कहती तुम्हारा क्या मतलब है स्वीट हार्ट, तुम्हारे पास मैं हूँ ना, अब तुम मेरे साथ रहोगे। नेक्स्ट सीन गोल्डन फूड कंपनी का देखते हैं और वहाँ पे मिस्टर किम आके कहता है तो आपने कंपनी को बंद करने का फैसला ले लिया है मैडम। ग्रैंडमा कहती है गोल्डन फूड कंपनी अब खत्म होता है और अपनी कंपनी को डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है मिस्टर किम मैं चाहती हूँ तुम इसे चार्ज ले। और डॉक्यूमेंट में बगड़ी पर लिखा होता है। ग्रैंडमा कहती है अब तुम प्रेसिडेंट हो, बस मेरा नाम फाउंडर और सीईओ के रूप में लिख दीजिए। और हंसते हुए कहती है अब मैं रिटायर हो गई हूँ ठीक है। और नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का देखते हैं ग्रैंडमा सबको कहती है तो इस तरह हुआ बगड़ी पर का स्थापना, मैं बहुत देर तक बोलती रही हूँ है ना। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं मैम, मुझे नहीं पता था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास इतना दुखद भरा है। ये सब सुन के तो नान तोड़ने लगती है लेकिन मीचन खामोश होता है। और वो सोचता आप समझ में आया तो इसलिए किजामा केस की तलाश के लिए बगड़ी पर अटैक कर रहा है। वो ग्रैंडमा से पूछता है केस एग्जैक्टली किस लोकेशन पर है। ग्रैंडमा कहती है मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ आई हूँ लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या तुम उस लड़के को परेशान करने जा रहे हो, बस इतना ही। इससे पो अनान घबरा जाती है और पो कहता नहीं मैम। ग्रैंडमा कहती मैंने बहुत कुछ देखा है और उससे गुजरा भी है, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, ये सबके लिए बेहतर होगा कि उसका लोकेशन अननोन रहे और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। वो कहता अगर हम चीज को वैसे ही छोड़ दे जैसा वो अभी है तो किजामा लगातार अटैक करता रहेगा और बगड़ी पर को डिस्ट्रॉय कर देगा। ग्रैंडमा कहती है तो तुम क्या कर सकते हो। वो कहता है वेल, तभी रेची कहता मैं इसे करूंगा। इससे मिस्टर किम और ग्रैंडमा काफी हैरान होते हैं। नान कहते तुम अपने भाई को मारने जा रहे हो। रेची कहता नहीं मैं उसका एबिलिटी रिमूव करने जा रहा हूँ, मैंने पहले भी ऐसा किया है। बेशक वो आर्टिफिशियल क्रिएचर थे जो इंसेक्टर के रेप्लिकेट्स थे लेकिन अगर मैं एंड से उसके अंदर छुपे इंसेक्ट जीन्स को कंज्यूम कर लूँ तो शायद मैं मीचन को सेव कर लूँ। दूसरी ओर बगड़ी पर के बाहर रेड अली कार से आता है। रेड उबासी लेते हुए कहता है हमें यहाँ कितनी देर तक इंतजार करना होगा। लीवी कहती है हाँ, और ब्लोबी भी काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। तभी रेड कहता कहीं उसे टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है। ली कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, थोड़ा विश्वास रखो, वो शायद उससे थोड़ा पूछताछ कर रहे हैं। और तभी बगड़ी पर के बाहर डू अचानक से आ जाता है। ली उसे देख लेती है। डू कहता और ओवर टाइम, और अपने हाथ से मोबाइल निकालते हुए कहता कुछ काम करने का समय आ गया है। ली रेड से कहती है उसे देखो। रेड कहता अब क्या हुआ। ली कहती वो बास्टर्ड यहाँ भी आ गया। और डू कई सारे बुलबुला बनाने लगता है और उसे बगड़ी पर के एक मेंबर देखे कहता है बुलबुले। और डू से कहता है एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ नहीं खेल सकते, आप एक बड़े आदमी है, क्या है आप। तभी सेंसर बीप का आवाज निकालने लगते हैं। इससे स्टाफ हैरान होता है और वो बुलबुले फट जाते हैं। बगड़ी में स्टाफ कहता है क्या ये चीज टूट गई। और तभी वहाँ पे ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। रेड और ली भी डू के पीछे आ जाते हैं और कहते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर द एपिस इंसेक्टर। और वो दोनों डू के पास जाके रुकते हैं। डू और बुलबुले बनाते हुए कहता है मैं घर जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। और तभी रेची को इंसेक्टर होने का सिग्नल मिलता है और उस ब्लास्ट से अंदर अलार्म बजने लगता है। इससे नान कहती है क्या चल रहा है। उन्हें कोई बताता है इंसेक्टर अटैक, चेक पॉइंट और बाहरी दीवार डिस्ट्रॉय हो गया है और उस इंसेक्टर का ट्रांसफॉर्म होना अभी बाकी है। ड्रोन कैमरा से वो लोग रेड और ली को भी देखते हैं। 2 और इंसान अनजान है। इंसेक्टर स्काउटर डिवाइस डिस्ट्रॉय हो गया है तो इसलिए हमारे पास कोई एडिशनल जानकारी नहीं है। और सभी मरीज जो चलने फिरने में समर्थ है वो पुलिस अंडरग्राउंड सेंटर में चले जाए। इससे वो नर्स और आरा भी शॉक्ड होती है और वो बंदा बताता सभी कॉम्बैट कैपेबल एजेंट को तुरंत घटना स्थान पर भेजे। रेची कहती वो दोनों मेरे फ्रेंड है, आप उनकी चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहती है रेची कहता मिस्टर ग्लासेस आप ग्रैंडमा के साथ मीचन के पास जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं डू कहता है ये तुम हो, मुझे लगता है कि तुम एक पर्सन को भूल रही हो। क्या आपको एपिक्स इंसेक्टर में शामिल होने का मेरा इन्विटेशन याद है? क्या आपने इसमें दोबारा सोचा है? वो दोनों ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। ली कहती है बाहर में जाओ। रेड भी कहता है तुम यहाँ क्यों हो। डू
कहता क्या हम इंसेक्टर को बग रिवर पर अटैक करने का कोई रीजन का कारण है, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ मैं बिना रीजन के नहीं आया हूँ। मैं लॉर्ड किजामा का हाथ वापसी लेने आया हूँ और ये भी पता लगाने आया हूँ कि मास्टर केस कहाँ है। रेड कहता केस आखिर ये कौन है। ली कहती है मुझे भी नहीं पता। डू कहता इनफैक्ट सभी 6 पिलर वर्तमान समय में स्टैंड बाय पर है मास्टर केस का पता लगाने के लिए। हर एरिया में बग रिवर हेडक्वार्टर पर अटैक हो रहा है। ली शॉक्ड होते हुए कहती है हर एरिया में। रेड हंसते हुए कहता क्या तुम इंसानों के खिलाफ वॉर छेड़ने का योजना बना रहे हो। लगता है कि चीजें दिलचस्प हो रही है। डू कहता हालांकि मैं तय समय से पहले ही पहुंच गया हूँ क्योंकि मुझे देर तक काम करना पसंद नहीं है। तभी वहाँ पे बग रिवर के मेंबर आ जाते हैं, कहते वो यहाँ है। डू उन्हें देखते हुए कहता है इन घटिया लोगों से निपटना मेरे लिए वैसे ही झंझट वाला काम है। अली और रेड पे हमला करते हुए कहता है तो प्लीज इंटरफेयर ना करे। ली बबल को डॉज करते हुए कहती है मुझे तुम्हारा रीजन का परवाह नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा रहे। और रेड भी काफी स्पीड से बबल को डॉज करते हुए कहता है तुम काफी स्लो हो, तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें मारने दूंगा। रेड बबल के अंदर देखता है और सोचते हुए कहता है बबल के अंदर बम। ली से कहता है बबल के अंदर बम लगे हैं। ली कहते इससे ये नहीं बदल जाता कि ये टकराने से फट जाएंगे और उसमें अपने सिल्क से अटैक कर देती है जिससे वहाँ पे जबरदस्त ब्लास्ट होता है। अली वहाँ से बाहर आते हुए कहती बस बहुत हुआ ये बॉम्ब का खेल। लेकिन वो बग मेंबर अपने आप को नहीं बचा पाते और उनमें से एक का सिर को पकड़ते हुए कहता है तो क्या तुम मेरे रास्ते में आओगे। तभी ली और रेड आके दोनों उसे हिट करते हैं और कहते हैं सही कहा। लेकिन उन दोनों को कुछ अजीब लगता है और कहता है आखिर ये क्या बकवास है। क्योंकि डू के फेस में काफी सारा बबल होता है और सोचता है ये एक्सप्लोज हो जाएगा जिससे वो दोनों पीछे की ओर हो जाते हैं। लेकिन डू इंसेक्टर में चेंज हो जाता है और कहता है आप लोग सच में इसे बहुत बड़ी परेशानी में बदल रहे हैं। ये बबल मुझे एनिमी के अटैक से बचाता है और आप इस बबल का कुछ नहीं कर सकते। रेड ली से कहता है उसे मेरे पास छोड़ दो, तुम यही रहो। इससे ली हैरान होती है और रेड काफी स्पीड से डू के पास पहुंच जाता है। डू कहता नहीं चलो समय बर्बाद मत करो, तुम दोनों मेरे पास आओ। रेड सोचता है ये आदमी ये अपना इंसेक्ट नाम नहीं बता रहा और रेड अटैक करते हुए कहता है एरोगेंट मत बनो। लेकिन डू प्लग झपकने स्पीड से रेड के पीछे पहुंच जाता है और कहता है क्या आप इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि मैंने अपना नाम दूसरे इंसेक्टर की तरह नहीं कहता। रेड शॉक होते हुए सोचता क्या ये आदमी मेरे पीछे कब आया। तभी रेड के फेस में जबरदस्त किक पड़ता है जिससे रेड पीछे की ओर हो जाता है। अली भी रेड को पुकारती है लेकिन डू काफी स्पीड से आकर रेड को दोबारा पंच मार देता है और कहता है तुम जितना ज्यादा क्रूर और सेवज बनते हो उतना ही एक शब्द बार बार दोहराने लगते हो। तभी रेड और डू एक दूसरे पे पंच का बरसात कर देते हैं और डू बताता है वही एक शब्द इंसेक्टर का नाम बन जाता है। तभी रेड डू को जबरदस्त पंच मारता है। रेड हैरान होते हुए कहता तुम कमीने, क्योंकि डू फिर से अपने बॉल से रेड के पंच से बच जाता है और कहता जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बीच में मत टोको। और रेड के पंच में जबरदस्त पंच मारता है जिससे रेड दर्द से कर्रा उठता है। और डू कहता यही रीजन है कि मेरे पास कोई इंसेक्टर नेम नहीं है। और डू आगे बढ़ते हुए रेड के पास आ जाता है और उससे कहता है क्या ये आप दोनों के लिए एक जैसा नहीं है। आप रेड है क्योंकि आप एक लेडी बग है, वो सिल्क है क्योंकि वो सिल्क वॉर्म है। इससे ली कहती है क्या। और डू सोचते हुए कहता तो शायद मुझे भी अपने लिए एक अच्छा नाम चुनना चाहिए। और सोचते हुए कहता चलो भी। तभी कहता हाँ बबल के बारे में क्या है। और वो अपने इंसेक्टर को बबल नाम देता है। हालांकि इस रूप में बबल बनाने के अलावा मेरे पास एक और यूजफुल स्किल है तो ये सबसे अच्छा नाम है। और रेड उसके सामने घायल पड़ा होता है और डू वहाँ से काफी स्पीड से गायब होते हुए कहता है इसे दिखाने का इजाजत दे। रेड चिल्लाते हुए कहता संभल के सिल्क ये क्या है। और डू काफी स्पीड से ली के पास पहुंच जाता है। ली अपने सामने देख के हैरान होती है। उसके सामने डू आ चुका होता है और कहता है मैं अपनी इस एबिलिटी से बिल्डिंग से भी ऊंची काफी आसानी से जंप कर सकता हूँ। और ली को किक मारते हुए कहता है जब मैं इस पावर को किक मारने के लिए करता हूँ तो ली को किक मारते हुए कहता है देखे कि तुम इसे डॉज कर पाते हो कि नहीं। और डू के किक से ली काफी स्पीड से आकर जमीन से टकराते है जिससे वहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है। रेड अपने आप को कोसते हुए जमीन पर पंच मारता है और कहता है डैम इट। और वो याद करता है कि पहली बार रेची से दूसरी बार कौन से किस तरह से हार गया था वो। और कहता है मैं खुद को वॉयलेंस की तरफ इसलिए ले गया ताकि मैं अपने आप को पुश कर सकूं, लेकिन मैं हर बार हार जाता हूँ। और भड़कते हुए अपने आप को गाली देते हुए कहता है इनविंसिबल बकवास। और अपने आर्मर के आर्किटेक्चर पे हाथ रखता और कहता है ये सब इस चीज की वजह से है। और अपने सेल को उखाड़ते हुए कहता है ये काफी भारी है और ये हमेशा मेरे रास्ते में आता है, ये मेरे फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से नहीं है, मैं एक फाइटर हूँ। और अपने आर्मर के सेल को निकाल देता है और कहता है एक फाइटर। तभी डू भी नीचे आता है और हम ली के हालत को देखते हैं जो काफी खराब होता है। और डू ली को अपने पैर से मारते हुए कहता है चलो इसे खत्म करते हैं। और अपने पैर से जबरदस्त किक मारता है जिसे वो रिवर्स लैम्प का नाम देता है और उसके किक से काफी ज्यादा ठंडा निकलता है और वो जमीन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और डू अपने नीचे देखे हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे ली नहीं होती। तभी डू पे 2 लेडी बग इंसेक्ट से अटैक हो जाता है। इससे डू हैरान होते हुए कहता आखिर ये क्या है। और रेड को देखते हुए कहता लगता है मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी। और वो दोनों लेडी बग इंसेक्ट रेड के पास जाकर रुकता है। रेड ली को रखते हुए कहता नहीं और वो काफी स्पीड से डू के पास पहुंच जाता है। इससे डू भी सरप्राइज होता है और रेड अपने आप को फाइट को तैयार करते हुए कहता है मैं तुम्हें डिफीट करूंगा। और हम रेड के न्यू लुक को देखते हैं और अब रेड का इंसेक्टर रेड के फाइटिंग स्टाइल को शूट करता है और रेड कहता है रेड तुम अपने लाइफ के एंड तक पहुंच चुके हो। और ये सूट का नाम है लेडी बग रेड फाइटर फॉर्म है क्योंकि ये रेड के फाइटिंग स्टाइल पे बना है। और नेक्स्ट में एक पास्ट स्टोरी देखकर रेड कहता है नान कहते तुम अभी भी यही हो क्या, तुम देख नहीं रही मैं बिजी हूँ। रेड कहता क्या ये सच है कि इस घिनौनी चीज के खाने से तुम स्ट्रॉन्ग बनते हो। नान कहती जाहिर है हाँ मैंने इसे बनाया है। लावस फ्रंटियर अरीना में सभी को इसका सामना करना पड़ा है, जंगिस का एक झुंड। और रेड को देते हुए कहती है ये तुम भी एक ले लो, इसका टेस्ट बुरा हो सकता है लेकिन तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि ये काम करता है, अपना मुंह खोलो। रेड अजीब सा हरकत करते हुए कहता है इसे मेरे सामने से हटाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये बकवास खाऊंगा, मैं केवल अपने आप से स्ट्रॉन्ग बनूंगा। नान
वन कहते हैं जब तुम्हारा समय आएगा, जैसे तुम अपने लिमिट से आगे बढ़ोगे। रेड इससे हैरान होता है। हाना लार्वा को जार में रखते हुए कहती है, लार्वा सिर्फ पिल है जो टेम्परेरी रूप से पावर देती है, जो आमतौर पर केवल किसी इच्छा से ही होता है। जब तुम अपने पावर के पीक पे होगे तो तुम्हारा सेल अपने आप ही बाहर आ जाएगा। हम इसे सेकेंडरी एवोल्यूशन कहते हैं। हम प्रेजेंट में देखते होता भी ऐसा ही है। रेड का सेल उसके शरीर से बाहर आ जाते हैं, तब जाकर रेड को फाइटिंग फॉर्म मिलता है। और अपने हाथ के ग्लव्स को देखते हुए कहता है तो ये मोल्टिक है। डू कहता है ऐसा लग रहा है ये बहुत परेशानी बड़ा होगा, और रेड पे अटैक बोल देता है। रेड भी फाइट करने को तैयार होता है और कहता है मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ सकता हूँ। रेड और डू दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं, और जब ली को होश आता है तो अपने सामने देखती है तो काफी शॉक्ड होती है, क्योंकि उन दोनों में काफी स्पीड से फाइट चल रहा होता है। रेड देखकर ली कहती है ये क्या है रेड, और रेड डू के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रहा होता है। डू काफी स्पीड से किक मारता है, लेकिन उसे आगे एक लेडीबग इंसेक्ट रोक लेता है। ये देखकर रेड भी हैरान होता है और कहता है क्या वो खुद मेरे को प्रोटेक्ट कर सकती है? ऐसा लगता है कि मुझे डॉज करने की जरूरत ही नहीं है। और रेड डू को पंच मारता है, जिसे डू डॉज कर लेता है, लेकिन तभी दूसरा पंच आकर डू को पड़ता है, जिससे डू जमीन पे आगे गिरता है और दर्द से कर्रा उठता है। लेकिन डू अपने आप को संभालते हुए एक पेड़ का सहारा लेता है और काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहता है रुक जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। रेड भी अपनी एनर्जी से विंग बना लेता है और काफी स्पीड से डू के पीछे चला जाता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? उससे डू शॉक्ड होता है। तब रेड डू के पीछे से उसे जबरदस्त पंच मारता है, जिससे डू जमीन पे आगे गिरता है। डू धूल से निकलते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और रेड से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो सिर्फ इसलिए कि तुमने अपना सेल निकाल दिया है? मैं खुद इस सिचुएशन से कई बार गुजर चुका हूँ। लेकिन रेड उसके सामने काफी कूल तरह से खड़ा होता है और डू किक का बरसात कर देता है, जिसे वो अराइवल लीव का नाम देता है। लेकिन रेड का वो दोनों इंसेक्ट डू के सारे किक को ब्लॉक कर रहा होता है। रेड काफी कूल तरह से अपने आप को स्क्रैच कर रहा होता है और आके नीचे उतरता है। इससे डू को भी समझ में आ गया कि रेड कोई आसान एनिमी नहीं है। डू काफी स्पीड से जाकर रेड को पंच मारता है, लेकिन रेड काफी आसानी से उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है मुझे तुम्हारे अटैक से बचने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम शायद मेरे लिए ऐसा चाहो। डू रेड से दूर हो जाता है और रेड अटैक करते हुए कहता है इसे डॉज करो अगर कर सकते हो तो, और जबरदस्त पंच बना के जाके डू को मारता है। लेकिन डू इस बार बबल एबिलिटी से अपने आप को ब्लॉक नहीं कर पाता और डू के पेज में जबरदस्त पंच पड़ता है, जिसे रेड स्टॉर्म का नाम देता है। रेड उस पंच को आर पुश करते हुए ब्लास्ट कर देता है, जिससे रेड का पंच डू के शरीर के आर पार चला जाता है। रेड कहता है ये बबल क्या उबल रहे हैं? डू डर से कराने लगता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। रेड कहता है ऐसा है कि तुम्हारा नाम एकदम बकवास है। डू डर से चिल्लाने लगता है और एक जबरदस्त धमाका होता है और रेड अपना हाथ उठाकर अपने आप को विनर घोषित करता है और वो ह्यूमन रूप में आ जाता है। इससे ली कहती है उसने 6 प्लेयर में से एक को डिफीट किया। तभी वहाँ पे कोई आता है, जिससे ली पीछे मुड़ के देखती है और वहाँ कोई नहीं रेची होता है। ली कहती तुम्हें इतना देर क्यों हुई? फाइट पहले ही खत्म हो चुकी है। रेड ने 6 प्लेयर में से एक को हरा दिया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ली कहता है यो जिन खड़े हो जाओ अभी। ली तभी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल चेंज होने लगता है। तभी हम देखते हैं उनके सामने लाखों की तादाद में इंसेक्टर आर्मी होते हैं और रेची उसके सामने खड़ा होता है और कहता है इंसेक्टर आर्मी। और रेड भी फाइट करने की हालत में नहीं होता और रेची से पूछता है तुम कहाँ थे? मैच पहले ही खत्म हो चुकी है। और स्माइल करते हुए कहता है मैं जीत गया। तभी रेड के तब कुछ नुकीली चीज आता है जो रेड को लगता है और हम देखते हैं ये हमला पीछे से हुआ होता है और वो कहती है ऐसा लगता है तुमने सेकंड एवोल्यूशन कर लिया, कांग्रेचुलेशन। रेड कांपते हुए कहता है हाना कहती है इसी बीते एक अरसा हो गया चैंपियन। रेड कहता तुम, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर जाता है और हाना कहती है सॉरी मेरे पास बस यही ऑप्शन था। ऐसा लगता है कि हाना ही सारे इंसेक्टर आर्मी को लीड कर रही है और हाना कहती है अपने रिसर्च के लिए और इसके अप्रूवल पाने के लिए। और ये रेची से पूछती है आखिर ये इंसेक्टर कौन है? क्या वो सभी एपिक्स इंसेक्टर है? रेची कहता है ये इंसेक्टर नहीं है, मुझे क्लब 6 से लार्वा जैसा ही सेम सिग्नल मिल रही है। ली कहती तो तुम कह रहे हो कि ये लार्वा है? और वो इंसेक्टर सभी अटैक करने को तैयार होते हैं। तभी उनकी तरफ एक बॉम्ब आ रहा होता है और वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। इससे ली और रेची पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनकी मदद करने के लिए बकरी पर के मेंबर आते हैं। उनमें से एक कहता है हमारी संख्या कितनी है? 65 कॉम्बैट कैपेबल एजेंट, ये हमारी फोर्स है सर। और ताई उनसे पूछता है रीएनफोर्समेंट के बारे में क्या? कोई कहता है हमने बाकी रीजन से सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन पर भी अटैक हो रहा है। ताई कहता है ये कमीने इनके संख्या के हिसाब से तो हमारे पास कोई मौका ही नहीं है। सैम कहता है जब तक मरीजों को बाहर नहीं निकाल लिया जाता तब तक हमें इसे संभालना ही होगा। ताई बाकी मेंबर से कहता है वो तीनों हमारे अलायंस है, तो ये शॉर्ट कर ले कि उस पर अटैक ना करे। हमारी टॉप पर आ रही थी बेस को डिफेंडिंग करने में है और अटैक करते हुए कहता चलो चलते हैं। ली कहती बकरी पर यहाँ चलो चले, तुम यहाँ और रेड ने पिलर से निपट लिया है, हमने अपना काम कर दिया है। और रेड से चिल्लाते हुए कहती है अब चलो। वो क्या कर रहा है? रेची कहता नहीं। ली कहती तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, बग रिवर सिविलियन से नहीं है, हमें उनकी मदद करने की जरूरत नहीं है। रेची कहता मेरा ग्रैंडपा अभी भी यही है, इसलिए हैरान होते हुए कहती है क्या वो यहाँ क्यों है? अपू और मिस्टर की मुझे वहाँ से निकाल रहे होते हैं। और रेची कहते इसके अलावा आरा भी अभी तक नहीं आई है। ली कहती है सच में? और आरा उसी नर्स के साथ जा रही होती है। तो ली कहता है हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा है ना? रेची कहता हाँ मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। ली कहती है चुप रहो और वो सभी इंसेक्टर भी अटैक बोल देते हैं। ली चिल्लाते हुए कहती वो आ गए। ली अपने सिल की एबिलिटी का यूज करती है जिसे वो इन्फिनिटी डायमंड का नाम देती है। उससे इंसेक्टर को ब्लॉक करने लगती है, जिससे कुछ इंसेक्टर कट के नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन इंसेक्टर की संख्या ज्यादा होने के कारण ली को भी संभालने में मुश्किल आ रहा होता है और वो कहती है वो इसमें से पास हो रहे हैं। तभी कुछ इंसेक्टर उसमें से बाहर आ जाते हैं और ली पे अटैक कर देते हैं। लेकिन ली अभी भी अपनी सिल को संभाल रही होती है। तभी वहाँ पे ब्लोबी आ जाता है जो इंसेक्टर को खाना शुरू कर देता है। इससे रेची कहती है ब्लोबी और रेची कहता है ब्लैक एंट, जिससे मिलियन ब्लैक एंट रेची के पीछे आ जाते हैं और रेची अपने एंट को असेंबल करता है, जिससे कई सारे ब्लोबी इंसेक्टर को खाने लगते हैं। लेकिन उनकी संख्या कम होने के नाम
नाम नहीं ले रहा होता। बग रिपर पुलो भी लगातार इंस्पेक्टर पे हमला कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आरा को देखते हैं जो कहती है आखिर ये कहाँ गई। जिन भी उसे देखता है। आरा कहती है एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो नर्स कुछ बोलती नहीं और वो लैब 3 की तरफ जाने लगती है। आरा कहती है ऐसा लगता है कि बंकर उस दिशा में है। तभी वो नर्स डोर को खोलती है और आरा से कहती है आओ आगे बढ़े। और हम देखते उस लैब के अंदर किजामा का हाथ होता है। वो नर्स आगे कहती है एक्सक्यूज मी, जिससे वो दोनों डॉक्टर उन्हें देखता है और ये डॉक्टर कहता है आप नहीं आ सकते यहाँ, लेकिन उन्हें कुछ होने लगता है जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। जिसे देख के आरा शॉक्ड होती है और वो लड़की कुछ होने लगता है और कहती है मुझे मिल गया। और वो ट्रांसफॉर्म होते हुए कहती है पीछे के गेट से एक कार बाहर निकलने वाला है, तुम वहाँ चली जाओ। आरा कहती है क्या, और वो लड़की कहती है मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। दूसरी तरफ हम कार को देखते हैं जिसमें मिस्टर किंग, पो, नान और ग्रैंडपा होती है और वो कार से कहीं जा रहे थे और उसका पीछा नान कर रही होती है और कहती है वो यहाँ है तो ये हमें केस तक ले जाएगा। और हाना फॉलो करते हुए कहती है ग्रेट जॉब हाना, जैसा कि मैंने रिसर्च से उम्मीद थी, नहीं तुम इसलिए सफल हुए क्योंकि मैं ग्रेट हूँ। और वो कान पे एक बग को लगा चुकती है और कहती है अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दूसरी तरफ हम विंग्स को देखते हैं जिसे आरा देख के कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो और कोई नहीं सेजिन होती है जो एक बटरफ्लाई इंसेक्टर होती है। आरा कहती है सेजिन, और सेजिन आगे बढ़ती हुई आरा के चेहरा पकड़ लेती है और कहती है मुझे यकीन नहीं था कि तुम यहाँ आओगी आरा, चलो साथ चलते हैं। आरा कहती है सेजिन तुम, सेजिन कहती है मैं प्रीति देख रही हूँ है ना। आरा कुछ बोलती नहीं और सेजिन नीचे आते हुए कहती है तुम शायद इसे नहीं समझ पाओगी, लेकिन शायद मैं उन लार्वे से यूनिक हूँ जो मैं इवॉल्व हो सकी और अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे अब इंसेक्टर से डरने की जरूरत नहीं है और न ही मुझे लोगों के लिए उन पैथेटिक एक्सक्यूज पर भरोसा करने की जरूरत है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। आरा कहती सेजिन क्या तुम ठीक हो। इससे सेजिन हैरान होती है, तभी उन दोनों तरफ कुछ आ रहा होता है जिसे सेजिन नोटिस कर लेती है और उससे बच जाती है और वो जाके किजामा के चैम्बर वाले हाथ से टकराता है और आरा भी पीछे की ओर हो जाती है जिससे आरा के सिर पे चोट लग जाता है। सेजिन उससे देखती है जिससे उस पे हमला हुआ होता है और कोई कहता है तुम अपनी बकवास अपनी पास ही रखो, घिनौने इंसेक्ट। और वो जिन उठा जो अपने शॉट को निकालते हुए कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। सेजिन भी अटैक करते हुए कहते हैं मेरे रास्ते में मत आओ और जिन सेजिन के हमले को ब्लॉक करते हुए कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता और अपने वेपन से सेजिन पे अटैक कर देता है जिसे सेजिन पे कट लग जाता है और जिन उससे दोबारा ठंडा से अटैक कर देता है जिसे सेजिन को ठंडा शॉक लगने लगता है। वो सोचती है ये बिना हाथ और एक पैर के ऐसा कैसे कर सकता है। जिन उस पर फाइनल अटैक करने जा ही रहा होता है तभी आरा आके जिन को पकड़ लेती है कहती नहीं। जिन कहता है ये तुम क्या कर रही हो। आरा कहती है सॉरी प्लीज रुक जाइए। ये देख के सेजिन शॉक होते हुए कहती है आरा, और आरा कहती है भाग जाओ यहाँ से जल्दी। सेजिन सोचती है वो घायल है मेरे वजह से, लेकिन वो किजामा का हाथ लेकर वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए आरा को देखती है और आरा बेहोश हो जाती है और सेजिन किजामा का हाथ को लेकर वहाँ से जाने लगती है। दूसरी ओर फाइट अभी भी चल रहा होता है। तभी एक इंसेक्टर आके बग रिपर मेंबर को काट लेता है, लेकिन ताई आके उस इंसेक्टर को मार देता है और एक एक करके बाकी को भी मारना शुरू कर देता है। लेकिन अब ताई भी ठगना शुरू हो जाता है और कहता है ये इंसेक्टर वो मर क्यों नहीं जाते। सैम फायर करते हुए कहता है सिर पे गोली मारने के बाद भी वो मर नहीं रहे, वो बार बार उठते रहते हैं। रेची काफी स्पीड से ताई के सामने 3 इंसेक्टर को सिर को अपने हाथ से कुचल देता है। इससे ताई हैरान होता है और रेची कहता है गर्दन, उसके गर्दन से लार्वा निकालो और उस लार्वा खाते हुए कहता है उसे मुझे दे दो। ताई को इससे अजीब सा फील होता है और कोई कहता है सभी यूनिट प्लीज ध्यान दे, उनके गर्दन के अंदर का लार्वा उनकी कमजोरी है, उन्हें बाहर निकालो और लड़के को दे दो। सारे मेंबर कहते हैं यस सर और वो एक एक करके गर्दन में से लार्वा को निकालने लगते हैं। अली भी काफी थकी नजर आ रही होती है और कहती है भले तुमने उन्हें नीचे ले जाने का रास्ता ढूंढ लिया हो, लेकिन हम कैसे जीतेंगे, ये अभी भी बहुत सारे हैं। अली को संभालने में काफी मुश्किल हो रहा था और कहती है मैं ये अब नहीं कर सकती और बग रिपर के मेंबर भी अटैक होना शुरू हो जाता है। दूसरे और कुछ इंसेक्टर रेड पे भी हमला करने आ जाता है जिसके सामने एक ब्लोबी भी होता है। रेची भी उसे देख लेता है। अली कहती है अब मैं और इसे रोक नहीं सकती। तभी वो सारे इंसेक्टर सिल्क से आजाद हो जाते हैं और अटैक कर देते हैं और तभी कई सारे इंसेक्टर के अंदर अपने सिल्क को आर पार कर देती है। अली भी अपनी सेकंड एवोल्यूशन कर लेती है। दूसरी ओर रोड सभी कार से जा रहे होते हैं और एक बिल्डिंग के बाहर जाके रुकते हैं। वो उस जगह को देख के कहता है कि हम सही जगह पर है। नान कहती ये है, ये तो बस एक ऑर्डिनरी अपार्टमेंट लग रहा है। मिस्टर किंग कहता हाँ मैं यही रहता हूँ और एक गार्ड ग्रैंडमा को देख के कहता है गुड डे मैम। ग्रैंडमा भी उसे हेलो करती है और एक एक करके सभी ग्रैंडमा को ग्रीट करने लगते हैं और उन्हें देख के काफी खुश होते हैं। ये देख के नान और पो को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ग्रैंडमा कहती है सबने अच्छा काम किया और अब आप सभी घर जा सकते हैं। इससे वो लोग थोड़ा निराश नजर आ रहे होते हैं और फिर झुकते हुए कहते हैं ठीक है मैम। ग्रैंडमा भी उसे बाय करती है। ग्रैंडमा कहती है ये जगह है। वो कहता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ग्रैंडमा कहती है बस 1 मिनट रुको। और मिस्टर किम से कहती है मिस्टर किम। किम कहता है यस मैम और वो दोनों बग रिपर वाले साइन को जमीन पर रखते हैं जिससे वहाँ पे हलचल होना शुरू हो जाता है और वो खुलना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी होता है। ग्रैंडमा कहते हैं ठीक है चलो अंदर चले। कोई बंदा कहता है मिस्टर, दूसरा कहता है हाँ और यही मीचर होता है जो कहता है कि हम गैस की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी ओर सेजिन उड़ते हुए माउंटिंग के पास जाती है और उस गुफे में जाती है तो वहाँ पे कई तरह के इंसेक्टर होते हैं और एक इंसेक्टर एक बियर को मार के खा रहा होता है। सेजिन जब अंदर आती है तो वो इंसेक्टर उसे घूर के देख रहे होते हैं, लेकिन सेजिन आगे बढ़ती है और हम किजामा को देखते हैं जो अपने थ्रोन पे बैठा होता है और सेजिन उसके सामने झुकते हुए उसको हाथ को पेश करती है और कहती है लॉर्ड किजामा मैंने आपका हाथ वापसी ले आया हूँ और आपने केस को भी ढूंढ लिया है। किजामा कहता बुरा नहीं है और अपने एंड को वापसी आने के लिए कहता है जिससे हाथ आकर किजामा से अटैच होने लगता है और पूरी तरह से अटैच हो जाता है और सेजिन के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है क्या तुम जिंदा रह सकते हो। इससे सेजिन काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। तभी एक इंसेक्टर दूसरे इंसेक्टर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और किजामा कहता है मुझे लीड करो। इससे सेजिन घबराने लगती है। किजामा कहता है जहाँ केस है। और दूसरी तरफ हम अंडरग्राउंड सीढ़ी को देखते हैं जिसे वो सभी नीचे जा रहे होते हैं और नान ग्रैंडमा को लेकर नीचे जा रही होती है। वो कहता है एक मिडिल अपार्टमेंट के बीच एक कम्प्लेक्स एरिया छुपा हुआ है। हाना कहती है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो अब मुझे कोई सरप्राइज नहीं होता। ग्रैंडमा कहती
कहती है मैं भी पहली बार यहाँ आई हूँ, मैं इस बात के लिए माफी चाहती हूँ। हाना कहती है कोई बात नहीं मैम। ग्रैंडमा कहती है मैंने ये अपार्टमेंट इस जमीन पर बनवाए थे जहाँ एंड कैसल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अब इसे नेमून अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। ये जगह वो है जहाँ रेची और मैं रहते हैं और यहाँ मीचन भी सील्ड है। तभी वो लोग एक लिफ्ट के पास पहुँचते हैं और मिस्टर किम लिफ्ट को खोलते हुए कहता है ये लिफ्ट आपको मीचन तक ले जाएगी, रेची के आते ही मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। ग्रैंडमा कहती है ठीक है तब मिलते हैं। और वो लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं तो उनके सामने एक बंदा खड़ा होता है और कहता है काफी समय हो गया है मैम, क्या ये आप है? और ये डॉक्टर जियोंग है। ग्रैंडमा डॉक्टर जियोंग से हाथ मिलाते हुए कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे ये अधिकार पूछने का हक है कि आप कैसे हैं। डॉक्टर जियोंग कहता है प्लीज मैम, मैंने ये खुद करने का फैसला लिया था और इसके अलावा आपके द्वारा प्रोवाइड कराया गया खाना और इक्विपमेंट के कारण मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती है मैं एक दिन ये कर्ज जरूर चुकाऊंगी। डॉक्टर जियोंग कहता है इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज मेरे साथ चले इस तरफ। ग्रैंडमा कहती है मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं। वो अपने सामने देखती है तो मीचन को कुर्सी पे बांध के रखा जाता है और ग्रैंडमा मीचन को आवाज लगाती है। दूसरी ओर अभी फाइट जारी होता है। ली आगे बढ़ते हुए कहती है मेरे आंखों से दूर हो जाओ और तभी ली उनमें सभी का लार्वा को बाहर निकाल देती है और रेची को आवाज लगाती है जिससे कई सारे पुलों भी वहाँ पे आ जाते हैं और एक एक करके लार्वा को खाना शुरू कर देते हैं। रेची उन्हें वापस बुलाता है और अपने आप से अटैच करने लगता है और रेची अपने आप से अटैच कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रेड एंड भी आ जाता है और अपना रेड एंड का पावर देता है जिससे रेची के अंदर रेड एंड का एबिलिटी भी आने लगता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है। ये देख कर ली कहती तुम्हें क्या हुआ? ली कहता थैंक यू यूजिन, मेरे साथ आओ। इससे ली हैरान होती है और रेची काफी स्पीड से वहाँ से उड़ जाता है। ली कहती है रेची और कहती है मैं उसकी स्पीड को मैच नहीं कर सकती और रेड को पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। टाई कहता आखिर वो क्या था? वो सभी इंसेक्टर को मार दिया और वहाँ से चले गए। तभी कोई कहता वो वापसी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं जिससे टाई शॉक्ड होता है और सैम से कहता सैम क्या हो रहा है? सैम कहता वो नॉर्मल हो रहे हैं और इंसान बन रहे हैं। दूसरी ओर देखते ग्रैंडमा मीचन के सामने होती है लेकिन मीचन पहले कुछ बोलता नहीं है, फिर कहता है मुझे आपकी याद आई ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहता है मीचन कहता आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ग्रैंडमा कहते मुझे माफ कर दो, मैं कई बार यहाँ पे आई लेकिन अंदर आ नहीं सकी। वो कहता तो ये लड़का केस और मीचन है। नान कहते ये तो उसकी तरह दिख रहा है। मीचन कहता मैं देख रहा हूँ कि आपके पास मेहमान है और पो को शॉट को देखते हुए कहता क्या तुम मुझे मारने आए हो? ग्रैंडमा कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं मीचन, ये दोनों मेरे कंपनी के एम्प्लॉय है, वो तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मीचन कहता और भला क्या? इसे ग्रैंडमा शॉक्ड होती है और मीचन कहता है इतने समय के बाद आप क्या चाहते हैं? ग्रैंडमा कहती है रिची रास्ते में है, वो शायद तुम्हें ठीक कर देगा। इससे मीचन कहता है क्या और साइको तरह हंसना शुरू कर देता है और ग्रैंडमा से कहता अब सच में बूढ़ी हो गई है यार, मैंने बहुत समय से उस कमीने का नाम नहीं सुना है। इसे ग्रैंडमा शॉक्ड होती है। मीचन कहता है वो क्या कर सकता है, उसके अंदर तो बस एंड का झुंड रेंग रहा है। मिस्टर जियोंग ने इस कर्ज से छुटकारा पाने का हर एक कोशिश कर लिया लेकिन उसने जो भी किया कुछ काम नहीं आया। मैं इस खाली रूम में 11 साल से कैद हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो अगर ऐसा कर सकता है तो मैं नहीं चाहता। मैं उस कमीने से मदद नहीं चाहता जो एक सक्सेस के रूप में पैदा हुआ। मैं फेलियर होकर ही मरना पसंद करूंगा। ग्रैंडमा कहती है मीचन। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है। वो कहता है क्या चल रहा है? तभी एक स्टाफ अंदर आके गिरता कहता सर और उसके पीछे किजामा होता है। ग्रैंडमा कहती है मिस्टर किम। नान कहते हैं पीछे रहिए मैम। वो कहता क्या ये मजाक चल रहा है? किजामा अपना नाम लेता है। डॉक्टर जियोंग कहता है इम्पॉसिबल और उसे देख के मीचन भी शॉक्ड होता है। किजामा कहता है मैं अपनी स्पीसीज का प्रतीक हूँ और स्लैश लगाने को तैयार होता है। वो अटैक करते हुए कहता है मिस्टर जिन को प्रोटेक्ट करो। किजामा कहता है तुम मेरे हीरो हो और स्लैश लगाता है जिसे पो रोकने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। धमाका के बाद देखते पो भी काफी ज्यादा जख्मी होता है। नान कहती है मैम। इसे पो भी पीछे को मुड़ता है। नान कहती है उठ जाइए मैम क्योंकि ग्रैंडमा के ऊपर कट लग जाता है। दूसरी ओर रेची काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा था और सोचता है मुझे बुरी फीलिंग आ रही है, इससे बेकार मैंने पहले कभी फील नहीं किया, प्लीज जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो ग्रैंडमा। और वो काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। नान कहती है तो ये है किजामा। ग्रैंडमा अभी भी जिंदा होती है। इससे नान कहती है मैडम अभी भी सांस ले रही है और पो किजामा पे अटैक कर देता है लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और किजामा पो को पंच मारता है जिसे पो डोज कर लेता है और वो पंच केस की तरफ जा रहा होता है। वो इससे सोचता है वो मुझ पे निशाना नहीं लगा रहा था। तभी दो मैकेनिकल हाथ आ रहा होता है जो किजामा काफी टाइटली पकड़ लेता है जिसे और कोई डॉक्टर जॉन्ग कंट्रोल कर रहा होता है। नान भी अपनी ठंडर पंच बना के आगे बढ़ती है और वो दोनों मिलकर किजामा पे अटैक कर देते हैं लेकिन छोटे मोटे हमले से किजामा कहाँ कुछ होने वाला था। डॉक्टर जियोंग कहता है मिसेस जिन को यहाँ से ले जाओ। वो कहता है लेकिन केस का क्या? डॉक्टर जियोंग कहता है मैंने इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल करके बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ये प्लेस मेरे लिए छोड़ दो, जल्दी जाओ। नाना पो ग्रैंडमा को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। डॉक्टर जियोंग कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसका यूज करूंगा। मीचन तुम्हारे लिए वहाँ जिंदा रहना संभव हो पाए। इससे मीचन शॉक्ड होता है। डॉक्टर जियोंग कहता है डॉक्टर का जल्द ही मिलेंगे और एक बटन को प्रेस करते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन तभी उसका हाथ बीच में रुक जाता है। इससे डॉक्टर हैरान होते हुए कहता है मेरा हाथ। वहाँ पर हाना आती है और कहती है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती। मिशन खड़ा होते हुए कहता है मैं ऐसा दोबारा अपने साथ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर कहा कहते कैसे? नान कहती है मैंने उसे खोल दिया। मिशन आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे रोकने की कोशिश मत करो, सबके लिए थैंक्स मिस्टर। डॉक्टर कहता नहीं। तभी मिशन अपना एबिलिटी का यूज करता है और डॉक्टर को इंसेक्टर बनाने लगता है। इससे आना पीछे हो जाती है और सोचती है तो यही है ट्रू पावर इंसेक्टर का बनाने का। अब समझ में आया लॉर्ड किजामा ने मेरे काम को क्यों नहीं माना और मिशन किजामा के पास जाता है। तब वो चारों अंडरग्राउंड से बाहर आते हैं और नान कहती है इन्हें पास्ट को
हॉस्पिटल में ले जाना होगा। वो पूछता क्या तुम ठीक हो नान? नान कहती है मैं अभी भी फाइट कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ रुकूंगी और किजामा को रोकूंगी। तभी वहाँ पे हाना आ जाती है और उसके पास डॉक्टर जियोंग होता है। मीचन मुस्कुराते हुए कहता है मुझे याद नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैंने आसमान कब देखा था। मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए उस बेसमेंट में फंसा रहूंगा। और किजामा से कहता है थैंक यू मिस्टर। मीचन अपने सामने देख के कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इन अपार्टमेंट के नीचे 11 साल गुजार दिए। नान कहती क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है, वो इतना चक्कर क्यों खा रहा है? मीचन कहता है ग्रैंडमा क्या उन्हें बहुत दर्द हो रहा है? नान कहती इनका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। मीचन कहता मुझे इसकी मदद करने दो, इसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या आपको नहीं लगता कि इसे अपना पंख फैलाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? और अपने एबिलिटी को यूज करते हुए कहता है कम से कम मुझे अपना रिवेंज तो ले लेने दो। वो कहता ध्यान से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक जाके एक कबूतर को लगता है जिससे वो सेक्टर बी में चेंज हो जाता है। मीचन सरप्राइज होते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था ये काम करेगा। नान कहते क्या बकवास है, एक कबूतर वो उसने ऐसा कैसे किया? वो कहता क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन तभी वो कबूतर अटैक कर देता है जिससे पो और नान दोनों जख्मी हो जाते हैं और ग्रैंडमा उनके हाथों से छूट जाता है। नान कहती है नहीं मैम, और कबूतर ग्रैंडमा पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी कबूतर पे स्लेस लगता है और रेची वहाँ पे आकर उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। ये देखो वो दोनों शॉक्ड होते हैं और मीचन कहता है मॉम का कलर। रेची बैठते हुए कहता है ग्रैंडमा क्या आप ठीक है? नान कहते क्या वो बच्चा है? और रेची से कहती उसकी हालत काफी खराब है, इन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वो कहता हमें माफ कर दो, हम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। रेची ग्रैंडमा को देते हुए कहता है इसे लो और जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। नान कहते तुम क्या करोगे? रेची कहता है मैं मीचन को मारने जा रहा हूँ। मीचन भी कहता है रेची, और किजामा अटैक कर देता है जिसे रेची ब्लॉक कर लेता है। किजामा कहता है काफी समय हो गया स्पेसिमेन 1। रेची कहता है किजामा, और उन दोनों का पंच टकराने से जबरदस्त शॉक वेव निकलते हैं। रेची पूरे जान लगाकर किजामा को पंच मारता है जिससे किजामा थोड़ा पीछे हो जाता है। रेची किजामा को मल्टीपल पंच मारता है जिसे किजामा डॉज कर लेता है और कहता है तुम फास्ट हो, और वो भी रेची को पंच मारता है जिसे रेची डॉज करते हुए दूर जाता है, लेकिन उस सिले से बिल्डिंग के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और किजामा कहता है क्या यही रेड एंड की पावर है? तभी रेची काफी स्पीड से किजामा को किक मारता है और किजामा को होन के पकड़कर उस किक में फोर्स ऐड करने लगता है। इससे किजामा कहता है इतनी पावर होने के बावजूद भी बस तुम इतना ही कर सकते हो, तुमने मुझे डिसपॉइंट किया। स्पेसिमेन 1 उसके गले को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उस पर अटैक करता है जिससे रेची दूर जाने लगता है, जिससे रेची कैसे बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। लेकिन किजामा दोबारा उसके पास पहुंचकर रेची को पंच मारता है जिससे रेची दर्द से कर्रा उठता है, लेकिन किजामा अभी भी नहीं रुकता और वो रेची के फेस में जबरदस्त पंच मारता है और कहता है मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी उसके तरह हीरो बनना चाहता हूँ। और उस पंच से रेची बिल्डिंग को तोड़ते हुए जमीन पे आगे गिरता है और किजामा रेची के सामने आके कहता है लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सका, इसलिए मैं तुम्हें भी ऐसा नहीं बनने दूंगा। और उस पर अटैक करते हुए कहता मर जाओ, जिससे रेची का सर धड़ से अलग हो जाता है और वो जमीन पे गिरने लगता है। तभी किजामा के पीछे रेची खड़ा होता है और कहता है बस बहुत हुआ। किजामा भी पंच मारते हुए कहता है अपनी इन छोटी मोटी ट्रिक से। तभी हम शॉट को देखते हैं जो किजामा के पेट के आर पार हो जाता है, इससे किजामा डर से कराने लगता है और रेची चिल्लाते हुए कहता है जल्दी ये सब कुछ खा जाओ, जिससे कई सारे बुलोबी किजामा पे टूट पड़ते हैं और किजामा को नोच नोच के खाना शुरू कर देते हैं। और रेची भी काफी ज्यादा हाफरा होता है। तभी वो कहता है किजामा, जिससे रेची सामने को देखता है तो सोंग उनका चेहरा दिख रहा होता है। रेची उसे देख के शॉक्ड होता है और वो बार बार किजामा किजामा कह रहा होता है और किजामा कहता है वो तो पहले ही मर चुका था और रेची पे अटैक कर देता है। इससे रेची सोचता है मैं हिल नहीं सकता, मेरी बॉडी। तभी मीचन कहता फ्रीज और रेची के आगे आते हुए कहता है बस बहुत हुआ। इससे रेची कहता मीचन। मीचन किजामा से कहता है मुझे अभी तक इससे बात करने का मौका नहीं मिला है और मीचन किजामा का हाथ पकड़ता है और मीचन कहता है मेरे पास लौट आओ। रेची अपने सामने देख के शॉक्ड होता है क्योंकि सियोंग वापस इंसान बनना होता है और मीचन कहता थैंक्स फॉर एवरीथिंग, तुम हमेशा मेरे हीरो रहोगे मिस्टर। और उसके सही से स्वॉर्ड निकाल लेता है और काफी खुश होते हुए कहता है ये तो टाइगर मैन की स्वॉर्ड है, आपने इसे मेरे लिए तब बनाया था जब हम बच्चे थे, कमाल है, वो भी क्या अच्छे दिन थे। रेची कहता आखिर ये क्या बदतमीजी है। मीचन कहता आप क्या सोच रहे हैं, लैब में विस्फोट के बाद वो मैं बन गया और मैं वो बन गया और कहता है मैं हूँ किजामा। तभी रेची शॉक्ड होता है क्योंकि मीचन ने उसी को शॉट को उसके चेस्ट के अंदर दे मारता है और कहता है रेची क्या तुम मेरे बिना सक्सेसफुल लाइफ जीकर खुश थे। और स्वॉर्ड से स्लैश लगाते हुए कहता है मैं काफी दुखी था और मैं देख रहा हूँ कि तुमने मॉम की पावर प्राप्त कर ली है। रेची कहता मीचन तुम। मीचन कहता लेकिन अब मौज मस्ती करने की मेरी बारी है और रेची तरफ अपना हाथ करते हुए कहता है मैं इसे ले रहा हूँ और रेची गला पकड़ कहता सब कुछ और रेची का हैंड को शक करने लगता है और मीचन को शक करने में दिक्कत आने लगता है। तभी कोई कहता है उससे अपने आप को कंज्यूम मत करने दो और रेची चिल्लाते हुए कहता है इसे खा जाओ और मीचन भी चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे ली रेड को लेकर आती है और कहती है आखिर वो कहाँ चला गया, यहाँ पर ये सिल्क कट गए और कहती है रुको क्या ये नहीं है रेची का अपार्टमेंट। और वहाँ से काफी सारा एनर्जी निकल रहा होता है। ली एक्साइटेड होते हुए कहती है आखिर ये लाइट क्या है और वो लाइट काफी तेज होने लगती है और तभी वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। धमाका शांत होने के बाद कोई धीरे धीरे आँख खोलता है और ये हमारा रेची होता है और रेची से कोई कहता है क्या तुम उठ गए। रेची कहता मैं कहाँ हूँ, वो कहता तुम हॉस्पिटल में हो। ली भी कहती तुम ठीक हो, वो कहता तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बचाया। रेची कहता ग्रैंडमा कहाँ है, वो कहता उसके बारे में उस दिन से नाना और तुम्हारी ग्रैंडमा दोनों मिसिंग है। इससे रेची बेड से उठने लगता है और कहता क्या। ली कहते हिलो मत रेची और तभी रेची को दर्द होना शुरू हो जाता है और रेची कहता ग्रैंडमा, वो कहता बकरी पर पुलिस और मिलिट्री भी उनकी पता लगाने की कोशिश कर रही है, मुझे माफ करना। और तभी वो न्यूज चल रहा होता है इंसेक्टर के कारण दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच प्राइवेट इंसेक्टर एक्सट्रीमिशन कंपनी बगरीपर को ऑफिशियल तौर पर कोरियन गवर्नमेंट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। सोसाइटी को इंसेक्टर के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। सभी की
निगाहें बगड़ी पर टिकी है कि उनका अगला कदम क्या होगा। वो कहता है रेची, मुझे तुमसे ये पूछना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, लेकिन अब तुम्हारे पास ब्लैक एंट जैसी पावर नहीं है। और रेची का आंखों में भी आंसू भरा होता है। वो कहता है लेकिन हमें अभी भी तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम बग रिपर में शामिल होगे। रेची कहता अगर मैं उन इंस्पेक्टर को मार सकता हूँ। और काफी गुस्से में कहता तो मैं कुछ भी करूंगा। और तभी हम रेची को हॉल में देखते हैं। अभी भी वहाँ एक एंट होता है और वो एक रेड एंट होता है। और इसी के साथ हमारा सीजन 1 एंड होता है।